ओके, सो हम लोग पिछले वीडियो में सेंटर ऑफ मास फ्रेम देखे और पहले स्कैटरिंग एंगल हम लोगों ने अलजेब्राइकली देखा था और तब हमने बात करी थी कि कैसे सेंटर ऑफ मास फ्रेम प्लस लेबोरेटरी फ्रेम के कॉम्बिनेशन से ज्योमेट्री, वेक्टर और ज्योमेट्री का यूज़ करके स्कैटरिंग एंगल को एनालाइज कर सकते हैं। सो पिछले का अगर हम आउटकम जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम डिस्कशन में हम लोगों ने देखा था, उसका कुछ आउटकम ये था कि वी सी एम इज m1 v1 प्लस m2 v2 बाई m1 प्लस m2 और v1c फर्स्ट ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास में जो आया था हमारा, दैट वाज m2 v1 माइनस v2 बाई m1 प्लस m2। सो अगेन हम लोग उस प्रॉब्लम पे वापस आते हैं जिस पे एक मास था m1 मूविंग विद वेलोसिटी v1 और एक दूसरा मास है m2 जिसकी वेलोसिटी यानी v2 0 है। ये आके इससे कोलाइड करता है और स्कैटर होगा, और स्कैटर का एंगल, मैक्सिमम स्कैटरिंग एंगल कब होता है, कितना होता है, हम लोग अलजेब्राइकली देखे थे। अब हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास और लैब फ्रेम का यूज़ करके, वेक्टर का यूज़ करके ज्योमेट्रिकली इसको देखना चाहते हैं कि किस केस में होता है और कैसे वो दिखता है हमें यहाँ। सो ये आया, कोलाइड किया, तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी 0 कर दूं तो ये क्या आया, वी सी एम इज बेसिकली m1 v1 बाई m1 प्लस m2 और v1c जो है हमारा m2 v1 बाई m1 प्लस m2। सो इन दोनों से मुझे क्या दिख रहा है, व्हाट इज द आउटकम दैट आई एम गेटिंग, कि v1c बाई vcm, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो डज नॉट मैटर कि हम वेक्टर ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड में m2 बाई m1 हो जा रहा है। पिछले वीडियो में एक और आउटकम हम लोगों ने देखा था और वो आउटकम था कि मोमेंटम जो था सेंटर ऑफ मास फ्रेम में 0 होता है। सो लेट अस से कि अगर ये बिफोर कॉलिजन है वो भी 0 होगा और आफ्टर कॉलिजन है तो भी 0 होगा। सो डैश से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि कोलाइड अगर कोई चीज़ किया तो मोमेंटम तो कंजर्व होना ही है। सो बिफोर कॉलिजन अगर 0 है तो आफ्टर कॉलिजन भी 0 होगा। और इसका या एक अदरवाइज भी हम लोगों ने जो आउटकम देखा था कि v1c बाई v2c इज बेसिकली m2 बाई m1, है ना, वो निकाल के हमने देखा था, या यहाँ से भी आपको ये दिख जाएगा। सो दैट इज ट्रू बिफोर एंड आफ्टर, बोथ केस में ये वैलिड है। हम लोगों ने सिंप्लिसिटी के लिए इलास्टिक कोलिजन लिया था, तो सेम चीज़ को हम यहाँ पे भी मेंटेन रखेंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं बोलूँ कि मेरा बिफोर कॉलिजन जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में वेलोसिटी है v1c और v2c है, और आफ्टर कॉलिजन और डैश से मैं रिप्रेजेंट कर दूँ। सो आई वांट टू अंडरस्टैंड कि जो कॉलिजन है विच इज़ इलास्टिक, जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, तो उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, यानी वेलोसिटीज़ का क्या, जो स्पीड है वेलोसिटी से जुड़ा हुआ, उस पर कोई इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो पहले सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हम देख रहे हैं, है ना, काइनेटिक एनर्जी मेरा ये, चूंकि कॉलिजन इलास्टिक है तो बिफोर कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी एंड आफ्टर कॉलिजन इज नॉट गोइंग टू चेंज। यहां से हमें यह भी पता है कि v1c बाई v2c इज m2 बाई m1 या v1c डैश बाई v2c डैश विल बी ऑल्सो सेम m2 बाई m1। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, दिस टू वैल्यू एक के टर्म्स में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सो हाफ m1, v1c को मैं कॉमन ले लेता हूँ, प्लस हाफ m2, v2c क्या है मेरा यहाँ से m1 बाई m2 v1c, सो m1
बाई m2 का स्क्वायर और पूरे पे v1c का स्क्वायर बाहर आ गया। सेम वे में यहाँ पे सेम चीज आएगा, v1c डैश का स्क्वायर। चूंकि ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं दोनों साइड में सेम है, सो दे कैन गेट कैंसल्ड आउट। v1c स्क्वायर इज v1c डैश स्क्वायर, या सो बेसिकली बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम वेलोसिटी सेम रह रहा है, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम लगा देते हैं तो अगर मैं बोल रहा हूं कि आया, कोलाइड किया और स्कैटर हुआ, कहीं पे चला गया, मैं दोनों को अब कंबाइन करता हूं। अगर हम ये बोल रहे हैं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में दो चीज़ कोलाइड करेगा, इधर से अप्रोच किया, मोमेंटम जीरो, वो इधर से भी जा सकता है, वो इधर से भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। स्कैटरिंग का कोई लिमिटेशन नहीं है व्हेन इट कम्स टू सेंटर ऑफ मास फ्रेम। ये आके किसी भी डायरेक्शन में, यानी 360 डिग्री का कोई भी डायरेक्शन ले सकता है। ऑल एंगल्स आर पॉसिबल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली में लेबोरेटरी फ्रेम हम मीन करते हैं। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ लेबोरेटरी फ्रेम? तो कॉलिजन, चूंकि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हमने क्या देखा, v1c चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, v1c एक्चुअली में देखा जाए तो vc सेंटर ऑफ मास या vc जो है वो खुद v1 के डायरेक्शन में, तो सब कुछ v1 के डायरेक्शन में है। बट पोस्ट कोलिजन इट कैन गो एनीवेयर इन द सर्कल। बेसिकली ये जो सर्कल का मैग्नीट्यूड है वो v1c डैश है, और v1c डैश और v1c बराबर है, वो हमें पता है। बेसिकली इसके v1c का जो मैग्नीट्यूड का रेडियस में कहीं भी सर्कल बनाते हुए घूम सकता है। नाउ vca, यहां से हमें क्या दिखता है कि अगर m2 और m1 में m1 m2 से बड़ा हो जाए तो vcm जो है बेसिकली v1c से बड़ा हो जाएगा, है ना, क्योंकि vcm इधर है तो m1 बाई m2 इंटू v1c ये हो गया, और m1 चूंकि m2 से बड़ा है। इफ कंडीशन है, इफ लेट अस से अदरवाइज हम लेते हैं m2 इज ग्रेटर देन m1। m2 अगर बड़ा हो गया तो v1c बड़ा हो जाएगा। v1c डैश बड़ा हो गया, इसका मतलब है कि vcm अंदर कहीं है, यहां कहीं है, दिस इज vcm। और ये जो आएगा vcm प्लस v1c डैश एक्चुअली पोस्ट कॉलिजन है ना, ये v1 डैश हो गया। चूंकि इट कैन रोटेट इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इन एनी डायरेक्शन, तो बेसिकली चूंकि अंदर का पॉइंट है तो इट कैन रोटेट ऑल्सो। बेसिकली देर इज नो मैक्सिमम एंगल इन केस ऑफ m2 ग्रेटर, यानी सेकेंड ऑब्जेक्ट का मास फर्स्ट से ज़्यादा हो जाए तो बेसिकली किसी भी डायरेक्शन में स्कैटर होगा, कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि इट कैन मूव ऑन द सर्कल। मेरा वेक्टर चेंज होता रहेगा बट पॉसिबल है। व्हाट इज हैपनिंग? पहला केस था ये। सेकेंड केस, इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, अगर m1 बड़ा हो जाए तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि vcm इज ग्रेटर देन v1c। इसका मतलब है कि v1c डैश से भी बड़ा होगा तो इसके बाहर आ गया, इसके बाहर आ गया। नाउ दिस इज योर vcm, तो vcm प्लस v1c जिधर भी जाए वो मेरा है ना, ये मेरा v1 डैश है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। लेकिन चूंकि v1c कैन रोटेट तो ये एंगल कैन चेंज, दिस एंगल कैन चेंज। उस केस में कुछ भी हो सकता था, इस केस में ये एंगल, ये वाला एंगल है मेरा, ये एंगल चेंज हुआ, यहाँ पे लेटर से आया, यहाँ कोई पॉइंट एक होगा जहाँ पे ये टेंजेंट हो जाएगा। टेंजेंट से ज़्यादा अब एंगल तो बन नहीं सकता, दिस एंगल विल बी दी थीटा मैक्स। ज्योमेट्रिकली यहां से दिख रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और ये कब हो रहा है? जब ये इसके बाहर जाता है ना।
और इंटरेस्टिंगली चूंकि ये पता है हमको, ये टेंजेंट हो गया यहाँ पे जो कि इसका रेडियस हो गया, तो ये V1C है या V1C डैश है और ये VCM है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा दिस विच इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेसिकली साइन थीटा जो हो गया या थीटा मैक्स V1C डैश बाई VCM, और V1C डैश और V1C बराबर था, और जिसका रेशियो जो था हमने देख लिया था, दैट इज M2/M1। तो यहां से एक बार में ही हमें दिख गया कि थीटा मैक्स इज साइन इनवर्स M2/M1। सो सेम रिजल्ट हम लोगों ने यहाँ वेक्टर और ज्योमेट्री से देखा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं यूज़ किया, बेसिक अंडरस्टैंडिंग को हम लोग एक्सटेंड करते चले गए। तो ये हमारा जो है फ़ायदा है सेंटर ऑफ मास से कनेक्ट करने का, है ना। इसीलिए मैं उस वीडियो में बोला था कि सेंटर ऑफ मास बहुत यूजफुल हो सकता है। थैंक यू।